गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कुछ फंक्शंस के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन आई विल रीच ऑन द टॉपिक कंपोजिट फंक्शन। ओके, सम फंक्शंस के बारे में आप देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट पावर जो होता है ना वो होता है उसका फंक्शन। जैसे आपने लिया a⁴x कोई फंक्शन है एक्सपोनेंस। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर दो केस बनते हैं, दो केस यहाँ पर अराइज हो रहे हैं। a इज़ ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ लेस देन 1। a इज़ ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर होगी तो 1 ही रहेगा। 1 पे अगर इन्फिनिटी पावर हो जाएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए 1 पे कोई पावर, हम 1 का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है। इसलिए ए की वैल्यू जो हमारे जिस पे एक्सपोनेंशियल लगा रहे हैं वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से कम होगा। तो अगर 1 से बड़ा है तो हम कुछ भी आप लीजिए, ए की पावर जैसे आपने लिया 1 a⁴x है। अब 1 से बड़ा आपने लिया है, मान लीजिए 2 लिया, 2 समथिंग, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। ये बढ़ता जा रहा नहीं बढ़ता जा रहा, 2 3 8 हो जाएगा, 2 0 1, 2 - 1 क्या आएगा 1/2, यानी 0 पॉइंट समथिंग, 2 और नीचे, इस तरह लगभग। और ये जब 2 तक जाएंगे तो ये जा कर के कहीं 2 तब जाकर ये लाइन को कहीं जाके टच करेगी -∞ पे। इसलिए जस्ट टेंड करेगी ज़ीरो की तरफ, ज़ीरो नहीं हो सकती, ज़ीरो की तरफ क्या करेगी टेंड। आपने लिमिट में पढ़ा है 2 - 1, 2 और नीचे 2 - 3, 2 - 4, बहुत ही क्लोज होता जा रहा है इस लाइन के। इसका मतलब -∞ पे हम जाएंगे, 2 तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि 2 ज़ीरो होता है। वाई 2 ज़ीरो क्यों, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 और किसी भी कांस्टेंट नंबर पे इन्फिनिटी पावर क्या होती है इन्फिनिटी हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/∞ और 1/∞ क्या होता है ज़ीरो, इसलिए 2 ज़ीरो। तो आप देखिए ग्राफ यूं ऐसे डिक्रीज हो रहा है। अब लेस देन 1 की बात करें तो लेस देन 1 में आप इधर से आएंगे, यानी कि जो एक्सपोनेंट पावर है वो 1 से कम है, यानी 1/2 1/3 पावर समथिंग कुछ ऐसा होगा। तो 1/2 पे 1/2 रहेगा, 1/2 क्या होता है 0.5, 1/2 की पावर 2 1/4 और कम होगा, 1/2 की पावर 3 और कम होगा। इस तरह से ये पहले घट रहा था, और ये यानी इधर से अगर हम देखें जितनी छोटी पावर है फिर धीरे धीरे करके ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कहाँ पे जाएगा, यानी कि अगर 1 से कम है उस पर इन्फिनिटी पावर है तो आप देखेंगे ये बढ़ता जाएगा 1/2 की पावर 2 1/4 होता है, 1/4 0.25 होता है ना, 1/5 1/6 और छोटा, ये मान लीजिए 1 है, यहाँ पर ये 1 है। तो 1/2 1/3 1/4 1/5, तो आप देख रहे हैं ये लगातार इधर इंक्रीज करेगा और इधर लगातार ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा इधर से, और इधर से क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो जिस तरह से ये इधर डिक्रीज करता जा रहा है -∞ की तरफ, इसे इधर +∞ की तरफ। तो 1/2 पे जब पावर इन्फिनिटी पावर लगेगी तो ज़ीरो हो जाएगी। आपको पता है कि 1 से कम पे अगर इन्फिनिटी पावर है तो ज़ीरो, 1 से कम पे इन्फिनिटी पावर क्या होगी ज़ीरो हो जाएगी, और 1 पे इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, 1 से कम पे इन्फिनिटी पावर ज़ीरो और 1 पे इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, इसको आप नोट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये इधर से डिक्रीज कर रहा है और ये इधर से, तो ये भी गोज़ टू ज़ीरो की तरफ। ओके, तो ये ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आगे यूज़फुल होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब लॉगरिथमिक में आपको पता है एक चीज़ कि लॉग कोई फंक्शन लॉगरिथमिक डिफाइंड कब होता है, जब जैसे log x बेस ए लिखा हुआ है, तो जो इसका बेस है ये बेस है और ये x वेरिएबल है। x या तो पॉजिटिव होगा, x जब पॉजिटिव होगा तो ये इन्फिनिटी पावर क्या हो जाएगी x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि अगर x पॉजिटिव होगा तभी ये भी डिफाइंड होगा, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी x क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। log x ग्रेटर देन
हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ आप देख लेंगे। दो केस यहाँ पर बनेगा, ए इज़ ग्रेटर देन, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड let a is not equal to 1 be a positive real number, a is not equal to 1, a is not equal to 1 होगा, be a positive real number, then f from 0 to infinity to are defined, let a is not equal to 1 be a positive real number, a is not equal to 1 be a positive real number। अब देखिए लॉग के केस में क्या देखेंगे आप, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, एक्स क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड होगा, नेगेटिव पे क्या होगा अनडिफाइंड होगा। लॉग की वैल्यू ये जो वेरिएबल है वो हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब क्या है ज़ीरो, अगर लॉग ज़ीरो कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यह तो ज़ीरो हो गया ज़ीरो से ज़्यादा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इसका डोमेन 0 to इन्फिनिटी, और रेंज देखिए 0 या उससे ज़्यादा, 0 1 2 बढ़ता जा रहा, 3 4 5, तो ये ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा। और इधर से अगर आप देखें ए इज़ ग्रेटर, यानी कि जो बेस इसका था ए इज़ ग्रेटर देन 1 था, अब बेस लेस देन 1 के लिए ये ग्राफ बनेगा इस तरह उल्टा हो जाएगा, अगर इसका बेस एज लेस देन 1 होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये माइनस बी डी से इन्फिनिटी की तरफ है, इधर भी इन्फिनिटी से ये माइनस इन्फिनिटी, नीचे से ऐसे कम होता जा रहा है ऊपर की तरफ, यूँ यूँ धीरे धीरे करके इन्फिनिटी फिर नीचे नीचे और नीचे आता जाएगा, यानी कि रेंज इसका भी आर रहेगा, चाहे इधर से आप देखें चाहे इधर से, क्योंकि यहाँ पर बेस ए लेस देन 1 लिया है, यहाँ पर बेस एज ग्रेटर देन 1 लिया है। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, कोई भी फंक्शन है एक्स कुछ भी रख दें वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो एक्स कुछ भी रखें 3 रहेगा, चेंज तो होने वाला नहीं है। तो जैसे कांस्टेंट डिस्टेंस पे मान लीजिए ये पॉइंट है के डिस्टेंस पे, अब एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तब भी 1 रहेगा। देखिए 1, ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 1 रखेंगे तब भी यही रहेगा, लाइन इधर उधर तो होगी नहीं, 2 रखेंगे तब भी वही रहेगा, 3 रखेंगे तो भी। जैसे जनरली समझ लो एफ एक्स कोई लिखा हुआ है 5, अब एक्स की वैल्यू वेरिएबल में ही तो रखे थे, एक्स क्या वेरिएबल है, यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो एक्स 1 2 3 4 कोई मतलब ही नहीं, यही रहेगा हमेशा। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि एक्स जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, एक्स 1 रखेंगे तो 1 2 रख, यानी कि जो रखेंगे वही वैल्यू देगा 1 2 3, तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे -1 पे -1, तो इस तरह से ये ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। आप इसको देख लेंगे। मॉडुलस फंक्शन आपको पढ़ाया जा चुका है 11th क्लास में। मॉड एक्स, यहाँ पर भी दो कंडीशन, एक्स पॉजिटिव, एक्स जब एक्स नेगेटिव हो माइनस है, दो केस लेते हैं, तो चाहे माइनस लें चाहे प्लस लें मॉडुलस हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो एक्स पॉजिटिव यानी इधर जाएगा, एक्स नेगेटिव की वैल्यू -1 -2 -3 इधर की तरफ ग्राफ बढ़ेगा। अब यहाँ पर 2-3 केस और देख लेते हैं, जैसे मॉड एक्स से आगे लिखा है +1, यानी कि मॉड एक्स तो हमारा 0 से जा रहा था वो तो ठीक है, लेकिन इसमें +1 जुड़ गया आगे, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे एक 1 यूनिट ऊपर है, तो 1 इस तरह से ग्राफ खींच देंगे। अगर ये मॉड एक्स -2 है, अब ये ग्राफ आप देखेंगे क्या होगा, ये ग्राफ मॉड एक्स -2 है, अब ये -2 यानी कि नीचे 2 यूनिट है, यहाँ से ग्राफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड एक्स -3, अब यहाँ पर x -3 इसके अंदर जो वैल्यू है 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट्स से आगे बढ़ते हुए ये ग्राफ जाएगा। जैसे मॉड एक्स का खींचते हैं वो 0 से जाता है, यहाँ पर 3 यूनिट आगे से जाएगा। मॉड x +3 तो 3 x +3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 यानी कि -3 से जाएगा। इस तरह से आप समझ। सिग्नम फंक्शन तो धीरे से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसको। सिग्नम फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन मॉड x अपॉन एक्स। अब x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, अगर x पॉजिटिव लेते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव दे देगा, 1 लेते हैं तो 1 ही आएगा, 2 लेंगे तब भी 1, हर केस में ये 1 देगा कि नहीं देगा। और अगर x नेगेटिव देंगे तो हर केस में क्या देगा, ये -1 देगा। और x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन 0 डिफाइन कर रहा है, यानी कि 3 केस
के फॉर्म में ये फंक्शन है एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज़ लेस देन जीरो, और तीसरा एक्स इक्वल टू जीरो। तीन केस को बनाते हुए ये फंक्शन डिफाइन किया गया है और इसको हम कहेंगे सिग्नम फंक्शन। जैसे ज़ीरो पे तो ज़ीरो, और ज़ीरो से ज़्यादा कुछ भी रखेंगे वन ही रहने वाला है, और ज़ीरो से कम कुछ भी लेंगे -1 रहने वाला है, यानी कि इसका रेंज इसी के बीच में रहेगा -1 0 1। तो इसको हम किसी इंटरवल फॉर्म में न लिख करके ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि -1 0 1 सिंपली यही तीन वैल्यू देगा और इसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है। रेसिप्रोकल 1/x होता है। x 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, और कम और कम और कम, इस तरह से ग्राफ बढ़ता जाएगा 3 4 5। ठीक, ऐसे नीचे इधर से भी देखेंगे। अगर रेसिप्रोकल में हम इधर से देखेंगे, माइनस की तरफ ले जाएं -1, फिर -2 -3, कम होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर पर थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, कि ये डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अगर 1.1 है तो हमेशा 1 देगा, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू है वही देगा। -0.9 तो या तो इसकी वैल्यू इससे बराबर होगी या इससे छोटी, तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी 0.9 माइनस में इससे छोटी वैल्यू -1 चला जाएगा। जैसे -2 -3 के बीच में जो वैल्यू होगी वो -2 पॉइंट कुछ भी लिखें तो ये वैल्यू -3 हो जाएगी। आगे आप देखेंगे इसको, ये देख सकते हैं। जैसे -0.9 तो -1, -2.1 तो -3। जैसे आपने ये नंबर लाइन है -1, ये -2। अब इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू होगी -1 और -2 के बीच में, तो -2 ही देगा। -2 और -3 के बीच में -3 दे देगा। जैसे -1 -2 के बीच में -2 आएगा, -2 से -3 के बीच में कुछ भी लिखा हो -3। इधर 0 से 1 से 2 के बीच में हमेशा 1 देगा। जैसे लिखा हुआ है ये 1 से 2, 1 पॉइंट समथिंग कुछ कितना भी लिख दें, 1 या 1 से ज़्यादा कुछ भी लिख दें, 2 से कम होगा तो ये वैल्यू हमेशा, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन इसलिए लिखा क्योंकि 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो 1 दे देगा है, इसलिए 1 पे क्लोज। ओके, और इस तरह से हम ये ग्राफ देख सकते हैं। 1 से 2 के बीच में 1 देगा तो 1 पे क्लोज दिखाया, 2 पे ओपन। 2 से 3 पे 2 पे क्लोज दिखाया, 3 पे ओपन, यानी कि 2 से 3 के बीच में 2 दे देगा। -1 से -2 के बीच में -2 देगा तो -2 पे क्लोज 1, -1 पे ओपन। -2 से -3 के बीच में -3 देगा तो -3 पे क्लोज, -2 पे। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सब बहुत ही यूज़फुल हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है मेन, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आपका कंपोजिट फंक्शन। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसको आप देखेंगे, कुछ पॉइंट्स जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन इसका सिंपल है कि अगर कोई फंक्शन, यहाँ पर अभी तक आपने एक सिंगल फंक्शंस वाले 1 1 और 2 फंक्शंस पढ़े, अब यहाँ पर दो फंक्शन एक साथ होंगे। एक फंक्शन है f फ्राम a टू b एंड दूसरा g फ्राम b टू c। दो फंक्शन है b2 फंक्शन, देन द कंपोजिट ऑफ f एंड g डिनोटेड बाई गॉफ। इसको किसे नोट करेंगे, गॉफ। यहाँ पर जो o लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, कंपोजिशन शो करता है। क्या शो करता है, कंपोजिशन। गॉफ फ्रॉम a टू c कैसे, तो g ऑफ, इसको बोलते हैं g ऑफ एफ एक्स। जैसे गॉफ लिखा है तो g ऑफ एफ एक्स। फॉग लिखा होगा तो f ऑफ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म है गॉफ। गॉफ का मतलब g ऑफ एफ एक्स, फॉग का मतलब f ऑफ जी एक्स। तो एक फंक्शन, एक सेट a ले लिया, एक सेट b ले लिया, एक सेट, ध्यान से समझिएगा इसको। a के अंदर ये जो सेट a होता है, इसके अंदर सारे डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं और ये रेंज होता है, यानी कि ये को डोमेन होता है भी। अब यहाँ पर 3 सेट ले लिए ABC, तो पहले एक मैपिंग लगाया f फ्राम a टू b, जैसे आप पढ़ते आए हैं। इसके अंदर डोमेन, इसके अंदर रेंज। तो f का जो रेंज है, जो f का रेंज है वो यहाँ मिलेगा b के अंदर। अब b से c ले जा रहे हैं, दूसरा फंक्शन b से c, ध्यान समझिएगा, b से c दूसरा फंक्शन है। तो b से c, b के अंदर हमारा क्या है, रेंज वाली वैल्यू आई है। और जब दूसरा फंक्शन हमने मैप किया b टू c, g फ्राम b टू c, तो जो g का डोमेन है वो रेंज है किसका, f का। अब ध्यान समझिएगा, जो f का रेंज है वही g का क्या हो जाएगा, डोमेन। रेंज ऑफ f इज फॉर डोमेन ऑफ g, यानी कि जो f का रेंज है वो g के लिए क्या हो गया, डोमेन। और g का रेंज ये क्या मिल गया, g ऑफ एफ एक्स।
अब जी ऑपरेट करेंगे इस पर तो रेंज मिल जाएगा जी का। जैसे यहाँ पर एक्स था डोमेन, एफ ऑपरेट किया तो एफ एक्स क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एफ फ्राम ए टू बी, जी फ्राम बी टू सी। उसके बाद गॉफ जो होगा यानी कि दोनों का कंपोजिट यानी एक साथ मिलाएंगे तो वो हमेशा ए से सी जाए, क्योंकि हम ए से चले थे, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ। अब जो गॉफ डिफाइंड होगा वो ए टू सी होगा, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो किससे रिलेट होगा, ए के डोमेन से रिलेट होगा, यानी कि गॉफ फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड होगा। इसका उल्टा फॉग लिखते तो सी टू ए हो जाएगा, बस इतना फ़र्क होगा इनमें। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। एफ फ्राम ए टू बी, एफ फ्राम ए टू बी, ध्यान समझिए, एफ फ्राम ए टू बी, ए है और ये बी है। ए सेट के अंदर आपको पता है डोमेन होता है, बी के अंदर रेंज होता है, बी क्या होता है, को डोमेन, ए होता है डोमेन। ये डोमेन के एलिमेंट होंगे, ये को डोमेन के एलिमेंट जिसको हम रेंज बोलते हैं। बी, अब देखिए, अब ये तो हमारा को डोमेन है, को डोमेन के अंदर जितने भी वैल्यूज आएंगी इससे ऑपरेट करने पे, एफ ऑपरेट करने पर वो रेंज होता है। दूसरा डिफाइन किया जी फ्राम बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी, दोनों डिफाइन कर लिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कुछ फंक्शन डिफाइन कर देगा, F2, F3, F4, F5, G3, G4, G5, G9, इतने फंक्शन इन्होंने डिफाइन कर दिए। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा गाफ। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि गाफ और फॉग तभी डिफाइन, देखिए गाफ कब डिफाइंड हुआ, जब रेंज एफ डोमेन जी के अंदर हो। रेंज एफ किसके अंदर है, जी का जो डोमेन है वही रेंज एफ है। तो रेंज एफ या तो जी के अंदर हो या जी के बराबर हो, तो रेंज एफ कंटेन इन डोमेन जी, तो गॉफ डिफाइंड होगा। ध्यान रखिएगा, रेंज एफ कंटेन्ड इन डोमेन जी, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, रेंज एफ कंटेन इन डोमेन जी, रेंज एफ कंटेन्ड इन डोमेन जी, या कंटेन होगा या इक्वल होगा, ठीक है। तो रेंज एफ कंटेन इन डोमेन जी, तो गॉफ डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से जब गॉफ डिफाइंड हो रहा है, गॉफ फ्रॉम, तो वो किससे डिसाइड होगा, गॉफ, गॉफ रेंज एफ कंटेन इन डोमेन जी, गॉफ जो एफ का रेंज है जी के, एफ का रेंज कहाँ से मिला, इससे, ए से सेट से मिला, तो ये गॉफ ए टू सी डिफाइंड होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो गॉफ है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको गॉफ निकालना है। अब गॉफ ए टू सी निकालना यानी ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनके अकॉर्डिंग हम गॉफ निकालेंगे। गॉफ फ्रॉम ए टू सी होता है, तो ए के जितने भी, ए के अंदर क्या होता है, सारे डोमेन, इसी से हम निकालेंगे। तो गॉफ वन, गॉफ टू, ये सारे निकालेंगे। तो गॉफ वन देख लेते हैं कैसे निकालना है आपको, गॉफ फ्रॉम ए टू से होता है। ए के अंदर क्या था ये आपको ध्यान देना है, इधर ए के अंदर क्या था, 2 3 4 5, यानी हमें क्या निकालना होगा, गॉफ 2, गॉफ 3, गॉफ 4, गॉफ 5, ये ध्यान रखिएगा। अब गॉफ 2 कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। गॉफ 2 को लिखते कैसे हैं, जी ऑफ एक्स, जैसे अभी हमने बोला कि जी गॉफ एक्स को लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर जी ऑफ F2, तो जी ऑफ F2, F2 आप पीछे पलटिए, जी ऑफ F2, F2 क्या है, F2 आपने डिफाइन किया 3, तो गॉफ 2 यानी कि जी ऑफ F2 यानी कि G3 हो गया, और G3 कितना डिफाइंड है, 7, तो ये आपका आ गया गॉफ 2, GF2, F2 कितना है 3, तो G3 कितना दिया हुआ 7, ओके। गॉफ 3, जी ऑफ F3 लिखेंगे, F3 कितना है, F3 देखिए, F3 है आपका 4, तो क्या बन गया G4, क्या बना, G4 बना, और G4 कितना डिफाइन किया गया है, G4 डिफाइन किया गया है 7, ओके। तो आप ऐसे निकालते चले जाएंगे जो आपका डिफाइंड है। गॉफ 4, जी ऑफ F4, F4 कितना डिफाइंड है 5, पीछे दिया हुआ है F4 5 दिया हुआ है, तो G5 हो गया। अब G5 भी पीछे दिया हुआ है, G5 कितना दिया हुआ पीछे, G5 दिया हुआ है आपका 11, ओके। इस तरह से आप सारे फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है, जिसमें एफ एक्स कितना दिया है cos x और जी एक्स दिया है 3x², सो दैट गॉफ इज़ नॉट, चेक भी करना है कि ये बराबर नहीं, ये ऑलवेज इक्वल नहीं होती, ध्यान रखिएगा, गॉफ और फॉग कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा बराबर हो। तो गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना दिया हुआ है cos x, तो जी ऑफ cos x। अब ये जो जी ऑफ cos x लिखा है यानी कि जो जी फंक्शन है
उसमें एक्स की जगह पर हमें क्या ऑपरेट करना होगा, कॉस एक्स। तो जी वाला फंक्शन ये दिया हुआ है, एक्स की जगह पर कॉस एक्स ऑपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब फॉग एक्स लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स है 3x स्क्वायर, जी एक्स है 3x स्क्वायर, यानी एफ ऑफ 3, यानी कि जो 3x स्क्वायर है एफ फंक्शन में चेक करिए, एक्स की जगह पर 3x स्क्वायर रखा जाएगा। तो एफ एक्स हमारा कॉस एक्स है, इसमें एक्स की जगह पर 3x स्क्वायर रखेंगे तो कॉस 3x स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा गॉफ। और फाग देख रहे हैं बराबर नहीं है, यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर कॉस 3x स्क्वायर है, तो ओके यहाँ पर बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें और था वो आप नीचे देख लीजिए। सो दैट f फ्रॉम r minus 7/5 r minus 3/5 is defined by fx and g from r minus 3/5 r minus 7/5 is defined as gx। तो आपको प्रूव करना है फॉग इज इक्वल टू आई ए एंड गॉफ इज इक्वल टू आई बी। अब यहाँ पर आई क्या है स्टूडेंट, आई बी क्या है, ये ध्यान समझिए। एक आइडेंटिटी फंक्शन, अभी हमने पढ़ाया था आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि एफ एक्स जो होता है वो एक्स होना चाहिए, यानी कि एक्स कुछ भी लिखें वही वैल्यू दे देगा। तो फॉग एक्स, फॉग क्या है यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स हो या गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, तो फॉग और गॉफ क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। तो वही आपको यहाँ पर दिखाना है कि फॉग और गॉफ आइडेंटिटी होगा। अब ये नीचे जो लिखा हुआ आई ए, यहाँ पर आई बी लिखा हो, वो क्या शो करता है, सेट ए के लिए है, जो यहाँ पर आइडेंटिटी सेट है वो बी के लिए, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, क्या मेंशन किया है, इन्होंने मेंशन कर दिया कि ए जो है r-3/5, यानी ए का जो ए क्या है डोमेन है वो r-3/5 है, और जो बी है वो क्या है r-, यानी कि जो बी का डोमेन है वो r-7/5 है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अगर हमारा जो x है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, गॉफ और फॉग में, वो देखेंगे। तो जैसे गॉफ एक्स आपको निकालना है तो जी एफ एक्स, एफ एक्स कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, 3x + 4/5x - 7, तो रख दिया। अब ये जो लिखा हुआ 3x + 4/5x - 7, ये जी में ऑपरेट करना है। जी हमारा कहाँ है, जी हाँ ये है। अब इसमें जी में ऑपरेट होना है, तो यानी x की जगह पर हमें ये वैल्यू रखनी होगी, तो जी वाला रख दीजिए 7 × इतना। जब आप इसको रखेंगे x की जगह पर, जी वाला हमारा फंक्शन ये है, और यहाँ पर x की जगह जी आप इतना निकाला, यानी कि x की जगह पर ये रखना होगा। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे x की जगह पर, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू x आ जाएगी। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। दूसरा फॉग एक्स, एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स आप देख लीजिए कितना दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ ये, तो रख दीजिए जी एक्स की जगह पर जी। अब ये एफ ऑफ दिस है, यानी अब हमें एफ में एक्स की जगह पर ये रिप्लेस करना होगा। एफ हमारा क्या है, एफ हमारा ये है, यानी एक्स की जगह पर जो वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर रखी नहीं होगी। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो अब का रिजल्ट सॉल्व होके ये आ जाएगा, ये एक्स आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉग एक्स भी एक्स के बराबर आया है और गॉफ एक्स भी एक्स के बराबर आया है, दोनों एक्स के बराबर आया है। लेकिन जो फॉग एक्स आया है, गॉफ एक्स आया है एक्स के बराबर, उसमें आपको देखना है कि जो जी ऑफ एफ एक्स है, गॉफ एक्स यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर लिखा है 5x - 7, यानी कि ये 7/5 को छोड़ कर सब पे डिफाइंड होगा, यानी कि जो जी का डोमेन है वो 7/5 को छोड़कर सब पे डिफाइन। तो ऐसा डोमेन देखना है जो 7/5 को छोड़कर है, कौन सा था डिफाइन मेंशन किया गया, ये 7/5। ऐसा डोमेन देखना है जिसमें 7/5 को छोड़कर सारे रियल नंबर हो। ये जो है इसका डोमेन रियल नंबर 7/5 को छोड़कर है, तो ये इसके लिए सेट बी मेंशन किया गया है, यानी कि जो हमारा गॉफ एक्स है, एक्स आया है वो एक्स आइडेंटिटी फंक्शन हो गया है। अब आइडेंटिटी फंक्शन है किसके लिए हो जाएगा, सेट बी के लिए। उसी तरह से फॉग एक्स एक्स आया है, अब फॉग एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स, अब ये जो डोमेन है एफ का जो डोमेन है वो 3/5 को छोड़ के सब पे डिफाइंड होगा। अब इस डोमेन के लिए कौन सा सेट मेंशन किया गया है, r - 3/5 ये,
ए सेट के लिए। तो ये फॉग भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था, तो बस इसका नाम दे दिया कि फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स और गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। लेकिन गॉफ को क्या बोलेंगे, आई बी, क्योंकि गॉफ एक्स हमारा जो आया है एक्स वो बी के लिए था और फॉग एक्स क्या लिखा, आई ए लिखा, क्योंकि जो इसका जो डोमेन है एफ का वो आई ए के लिए शो कर रहा है पीछे और वो आई बी के लिए। हालांकि ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आइडेंटिटी, लेकिन उस सेट का मेंशन जो कर दिया उसके अकॉर्डिंग आई बी आई ए ये नाम दे दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस के साथ और इस चैप्टर को, और कुछ इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड। इन्वर्टिबल कैसे होते हैं 1-1-2 फंक्शन, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन है वो इन्वर्टिबल कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे देखेंगे और कुछ गॉफ और फॉग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।